गणेश जी, मेरा वीडियो ऑडियो आ रहा है ठीक? हेलो। यस सर, आ रहा है सर। जरा टेस्ट कीजिएगा तो ना सब कुछ। ये आ रहा है? यस सर। रिवर्स नहीं ना है? नहीं नहीं सर। ये हाँ, बेस्ट आ रहा है सर। ठीक है।
सर को प्रणाम। सभी फैकल्टी के बच्चों को की पढ़ाई हो जाए, जो कि कुछ विभागों में तो होती थी पढ़ाई, अधिकरण की विभागों में नहीं हो पाती। जी सर। साहु साहब नहीं जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हैं सर, आए भी हैं। अच्छा हाँ सर, हम आए हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, प्रणाम हाँ, सर। प्रणाम प्रणाम सर। हम असल में कैमरा ऑफ किए हुए थे, हाँ, कैमरा ऑन कर लिया जी सर। आपका दर्शक हो जाता है तो अंग्रेजी आ जाता है ना। जी सर। और उसमें भी आपका टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जी सर और सर। रेलिवेंट है। आज के संदर्भ में ह्यूमन वैल्यूज का इससे अच्छा टॉपिक और कुछ नहीं हो सकता है। हम इस विषय के तो विशेषज्ञ नहीं हैं सर। आप लोग के साथ मिलके कुछ पढ़ के मौका मिला नया चीज़ जानने का, कुछ अध्ययन किए हैं, देखते हैं हम कितना समझ पाए हैं और कितना समझा पाते हैं। नहीं, विद्वान की यही पहचान है सर कि उनका ज्ञान हमेशा कम लगता है। अच्छा। और ये विद्वान की पहली पहचान है। यदि विद्वान को हम लोगों के एक सर ईश्वर विश्व पितामह सोशियोलॉजी के एम.एन. श्रीनिवास, जी। तो वो मरने के पहले तक यही कह रहे थे पूरे भारत में सोशियोलॉजी का वही मतलब फाउंडिंग और कि इतना विशाल है सोशियोलॉजी का, इसको बचा पाना बड़ा कठिन लगता है कि समुद्र का एक ड्रॉप जब सब हुआ मुझे बोल सकते हैं, वही विद्या का तेल पहचान। तो हमारे साइंटिस्ट लोग भी यही कहते थे, आइंस्टीन का भी यही कहना था आइंस्टाइन का भी यही कहना था कि हमने जितना जितना नया चीज़ जाना और उतनी नई दुनिया हमने देखी। हम कितना अज्ञान है पूरी दुनिया से, जानने के बाद और अज्ञानता बढ़ती जाती है। माने कितना कंट्रावर्शियल है उनकी बातों में। माने जानने के बाद और अज्ञानता बढ़ती जाती है। हम कितना अज्ञान है उसका नॉलेज तब होता है जब हम कुछ जानना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात, सही बात। जब छोड़ दिए कुछ नहीं जानते हैं तो सब अच्छा लगता है। जानने का कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि बाप कितनी दुनिया में क्या चीज़ है। मन में वो बहुत अच्छा है कि हम कुछ जानने का प्रयास ही नहीं करते। कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत, किसी को देने की जरूरत ही नहीं। जब देने लगेगा तब तो दिक्कत लगेगी, तो हमेशा रहेगा। जी जी। हमारे यहाँ
कोई शिक्षक इसमें तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कि सभी प्रिंसिपल को जरूर भेज देते हैं लिंक। नहीं नहीं, सीधे डायरेक्टली स्टूडेंट को गया है सर। हेड प्रिंसिपल और हेड सर को नहीं देते हैं। नहीं नहीं सर, सब लोग डायरेक्टली स्टूडेंट सब आ गया, सबको नोटिस है। कोई दिक्कत होता है तो पर्सनली फ़ोन कर देते हैं। एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस का फोन किया जी जी। तो हम गणेश जी का नंबर दे दिए कि उनसे ले लीजिए आप। उसका ईमेल आईडी कुछ गड़बड़ होगा जिसके कारण नहीं मिला होगा। बहुत लड़के अपना ईमेल आईडी ठीक से नहीं दे पाते हैं सर, एक बेसिक गड़बड़ी होती है ये। जहाँ पीजी की पढ़ाई है उसके प्रिंसिपल को और हेड देने की जरूरत नहीं है। दे देंगे सर, लेकिन डायरेक्टली चूँकि स्टूडेंट जुड़ गए हैं हमारे डेटाबेस में, अच्छा इसीलिए सबको ये हो गया। ऐसे भेज देना चाहिए हेड्स को भी, प्रिंसिपल को भी। कोई लड़का लोग, जी। स्टूडेंट लोग अगर चाहे तो वहाँ से भी ले सकता है। हाँ हाँ इसीलिए कहूँगा है कि गणेश जी अभी नेक्स्ट में हाँ गणेश जी होंगे। प्रणाम सर। खुद ये हुआ। एक तो मेरा अनुरोध है संतोष जी कि बच्चों को तो आपकी ठीक है, लेकिन पीजी को थोड़ा एडवांस के हो और जहाँ पीजी की पढ़ाई होती है प्रिंसिपल को जरूर दीजिए। ताकि प्रिंसिपल को तो नहीं भेज पाते हैं, बट जिन हेड का जिन फैकल्टी के टीचर का रहता है उनके हेड को भेज देते हैं। हाँ तो है प्रत्येक हेड को भी हाँ प्रत्येक हेड को नहीं भेज पा रहे हैं सर। कहाँ है प्रत्येक आगे प्रत्येक हेड के जुड़े विद्यार्थी होंगे ना, तो किसी विद्यार्थी को नहीं मालूम होगा तो वो अपने हेड से देंगे। ठीक है, तो आपसे हम भेज देंगे सर। हाँ और जहाँ पीजी की पढ़ाई है उसमें उस प्रिंसिपल को भी दीजिए। अभी जब हमारा पहले प्रिंसिपल का होना तो हम उनको अपना लिंक देंगे जो आप देते थे। तो सोचिए हमको सब प्रिंसिपल को रहता है हम। सबको नहीं, जहाँ पीजी की पढ़ाई है। जहाँ पीजी की पढ़ाई है तो अच्छा ठीक ठीक है सर। गिने चुने तो 8 शायद 7 या 8 कॉलेज है। जी ठीक है सर। क्योंकि आप भेज देते हैं दिन पहले तो कम से कम 10-15 को तो हम जरूर भेजते हैं। कौन आता है तब पता चलेगी आपको दे रहे हैं। ताकि बच्चों के लिए किए हैं तो हमारा रहता है कि एक भी बच्चे मिस न करें। जी सर। जितना बच्चे का मेल आईडी लगभग सर सारे बच्चों को मेल पहुंच सब रहा आ है। गया। ठीक है अब क्लास शुरू किया जाए सर, सब लोग आ गए हैं लगता है। तो क्लास शुरू करने के पहले आज मैं भी हूँ तो कोऑर्डिनेटर के रूप में आज के जो स्पीकर हैं रिसेंट डेवलपमेंट ऑफिसर प्रोफेसर के साहू आपको मैं वेलकम करता हूँ और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैं तहे दिल से श्री गणेश पासवान जी को स्वागत करता हूँ और सभी संकाय जितने भी विद्यार्थी सम्मिलित में हैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस कोरोना काल में अपने घर में रहते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्लास को ले रहे हैं और प्रथम इनॉग्रल क्लासेस में बात चर्चा की थी कि यह पाठ्यक्रम केवल आपके ज्ञान के लिए नहीं है, यह व्यवहार में लाने की योग्यता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भी आज का जो टॉपिक तक बतलाएंगे आपको कि ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, ये तो अपने आप में आज के समय की मांग है
इसलिए मैं अब अपने स्पीकर को आग्रह करता हूं कि वो अपनी करें। सबको नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर गोपी नमन बाबू और विभिन्न विषयों के सभी संकाध्यक्षों के छात्रगण, सेमेस्टर 3 के छात्रगण जो मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग से तो हैं ही, इसके अलावा कई महाविद्यालयों के छात्र भी जुड़े हुए हैं। आज मुझे विश्वविद्यालय के तरफ से जो निर्देश मिले हैं, उस निर्देश के आधार पर मेरे द्वारा चुना गया एक विषय, एक टॉपिक जो सेमेस्टर 3 में है, उस पे हमने कुछ अध्ययन किया है। मेरे लिए पढ़ाने के लिए तो यह नया चीज़ ज़रूर है, परंतु इसमें बहुत सारा चीज़ हमारा अनुभव का चीज़ है, हमारा क्या आप सब का अनुभव का चीज़ है। सिर्फ ज़रूरत है उस अनुभव के चीज़ को वस्तु स्थिति एक शिक्षित छात्र छात्राओं के द्वारा जीवन में यापन करने के लिए वो अनुभव को सार्वभौम के अवस्था पर, यूनिवर्सल के आधार पर कैसे इम्प्लीमेंट करें, यह एक विषय है। और यह एक विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमैनिटी का एथिकल पॉइंट है, ह्यूमैनिटी, एक्चुअल ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी क्या है, उसको हम कोशिश करेंगे समझने का। आज के टॉपिक में जो विषय का, जैसे सर ने बताया कि ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली। इस आप लोग अपना माइक सब बंद कर लीजिए। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, सब क्लास में आएगा। हमारा जो विषय है अभी आज के डिस्कशन करने का, उस शब्द को ठीक से पहले समझना है कि यह टॉपिक है क्या, और इस टॉपिक की महत्ता सेमेस्टर 3 के इस पेपर का, जो AECC का पेपर है, उसकी महत्ता क्या है। यह बड़ा कोर विषय है, एकदम कहें कि केंद्रित चीज़ है समझने के लिए। और मैं जब से मुझे यह टॉपिक मिला है पढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि यह बहुत विशाल विषय है पढ़ने के लिए। मेरे ज्ञान के हिसाब से जो कुछ भी समझ में आया उसको मैं कलेक्ट किया हूँ। लेकिन टॉपिक पे आने के पहले एक छोटा सा हम अपना पर्सनल एक छोटी सी अपने परिवार से संबंधित, मेरे दादाजी से संबंधित एक घटना को आप लोग को थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। जो पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली का जो वर्ड है, उसका एक और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात है, वो सब समाया हुआ इस घटना से। मेरे दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने कभी देखा भी नहीं, मेरे पिताजी उनके बारे में बताते थे, बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हुए व्यक्ति थे, बिल्कुल पढ़े हुए लिखे नहीं हुए थे, कभी उन्होंने लिखना पढ़ना कभी सीखा ही नहीं, लेकिन बिजनेसमैन थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। और सच बात यह है कि अभी लगभग 70-80 वर्ष पहले जो उन्होंने किया, उसका रिजल्ट हम लोग महसूस करते हैं, या यूँ कहें कि उनके जितने भी कमाया हुआ चीज़ था उसका उपयोग हम लोग अब कर रहे हैं। वो पढ़े हुए बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ह्यूमैनिटी उनमें घोर में, पूरे खून में बसा हुआ था। शुरू में उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, और वो बिज़नेस था किराना का दुकान का। उन्होंने एक किराना का दुकान खोला, और वो मार्केट से, लोकल मार्केट से, गोला से सामान लेके आते थे और लोगों को सब देते थे, बेचते थे। एक बार जब अपने गोला से सामान लेके आ रहे थे अपने दुकान पर, तो उस दुकान से एक बूढ़ी औरत निकल रही थी, सरसों का तेल शीशी में लेकर निकल रही थी। दादाजी ने पूछा कि आप ये तेल कितना पैसा में लिए? तो बताइए औरत कि इतना फला पैसा में लिए हैं, इतना आना में लिए।
उसके बाद दादाजी ने कहा रुकिए आप, और अपने स्टाफ को उन्होंने उनके सामने बताया कि देखो अभी हम गोला से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, आज सरसों का तेल का दाम गिर गया है, घट गया है, आज का रेट ये हो गया है, और इनको यह पैसा उस हिसाब से जोड़ के वापस कर दो। और वह स्टाफ उनका पैसा जोड़ के वो जो पैसा एक आना आधा आना जो हुआ होगा वापस किया होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए ज़रूर होता है, पैसा कमाता है, और वो क्या पता था औरत को कि क्या रेट है क्या नहीं है, जो रेट है वो दे दिया गया, किस रेट में ख़रीदा हुआ है, क्या बेचना है, उनको क्या लेना देना होता है। लेकिन इस छोटी सी घटना से आप ज़रा सोचिए उस औरत पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या वो सोची होगी, क्या उसको दिमाग में आया होगा कि अरे इतने ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शिता है, इतना समझदारी है इनको इस चीज़ में, बिजनेस में। और वो बिजनेस का एक बड़ा ही बेसिक रूल था। हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे दादाजी बिजनेस वर्ड नहीं इस्तेमाल करते थे बिजनेसमैन होने के बाद भी। वो कहते थे हम तो सेवा करते हैं, लोगों के ज़रूरत को जानते हैं, और ज़रूरत को कैसे पूर्ति हो सके उसके सामानों के लिए वह हम व्यवस्थित करते हैं, सब चीज़ से लाते हैं देते हैं। और यहाँ सब जानता है कि मैं परचेज करता हूँ, यह रिटेल प्राइस होता है, ऐसे बेचा जाता है, लेकिन उसमें कमिटमेंट, पारदर्शिता, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। लोगों से लगाव, लोगों की ज़रूरत को समझना, यह एक परफेक्ट बिजनेस का एग्जाम्पल था। तो मैं आज ये अपने आज के वर्क का जो क्लास शुरू कर रहा हूँ उसमें यह एग्जाम्पल को एक ध्यान देंगे तो परफेक्ट बिजनेस का, एक ह्यूमैनिटी के साथ बिजनेस करने के जो तरीके होते हैं वह एग्जाम्पल आपके साथ होगा। आइए हम अपने टॉपिक पे आएँ। जैसा मैंने बताया कि आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में 2 पार्ट जुड़ा हुआ है। पहला पार्ट है ऑगमेंटिंग ह्यूमन यूनिवर्सल ऑर्डर, और दूसरा है पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। हम यह 2 पार्ट में इस वर्क के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है ऑगमेंटिंग ह्यूमन यूनिवर्सल ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहेंगे सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को संवर्धित करना। ध्यान दें शब्द को, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को संवर्धित करना। ऑगमेंटिंग का मतलब संवर्धन करना है, ऐड करना है, बढ़ावा देना है, उसके इन्हांसमेंट करना है। किस चीज़ को इन्हांसमेंट करना है? सार्वभौमिक मानव व्यवस्था। सार्वभौमिक व्यवस्था है क्या? यह ह्यूमन ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है क्या? सार्वभौमिक मानव व्यवस्था कहते किसको हैं? क्या ऐसा व्यवस्था जो हर एक मानव के लिए एक रूप में हो? यह एक बातें हैं जो अभी हम लोग समझेंगे। और दूसरा हमारा जो पहलू है आज के डिस्कशन करने का है, वह है पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन का। अब जो उत्पादन होता है वह उत्पादन जो हमारे ह्यूमन बीइंग का एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिकता है, उत्पादन क्रिया, मैन्युफैक्चरिंग क्रिया, उसमें हम पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली को कैसे बढ़ावा देते हैं समझेंगे, और उसके आधार पर प्रोडक्शन के नियम को तो समझेंगे। आइए हम लोग देखें सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को संवर्धित करने के लिए, ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को करने के लिए क्या क्या चीज़ बातें हमको समझना है। इस यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को समझने के पहले या एक और चीज़ समझ लें, इस प्रकृति में, इस नेचर में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में जितने चीज़ हमारे पास है, वैस मतलब इस पृथ्वी पे नहीं, जितने जानकारी है मनुष्यों को, जितने चीज़ें हैं उसको हम लोग 4 ऑर्डर में बांटते हैं। पहला है मटेरियल ऑर्डर, पदार्थ, दूसरा है प्लांट ऑर्डर, वनस्पति, तीसरा एनिमल, और चौथा ह्यूमन। मटेरियल ऑर्डर पदार्थ से लेना देना है। पदार्थ का मतलब है क्या कि हम जहाँ रहते हैं हवा है, पानी है, कई तरह के हमारे पास ऑक्सीजन है, सॉइल है, मिनरल है, ये सब चीज़ जितने चीज़ हैं हमारे वस्तुतः पृथ्वी के बने हुए वो मटेरियल ऑर्डर पदार्थ में आते हैं।
दूसरा ऑर्डर है प्लांट ऑर्डर, पौधे का एक ऑर्डर। पौधे का यह पूरे विश्व में जो है एक अलग ऑर्डर है। और यह मटेरियल के अलावा जो प्लांट पार्ट है, प्लांट में खास बात यह है कि यह सूरज की रोशनी को लेकर भोजन बनाता है। और पूरे प्लांट को हम लोग एक दूसरे शब्द से भी कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, AUTO, ऑटोट्रॉफ कहते हैं भोजन, जो स्वयं भोजन बनाता हो। भोजन होता क्या है? एक ऐसा रसायन जो एनर्जी युक्त होता है, ऊर्जा रहित जो रसायन होते हैं उसको भोजन कहते हैं। और यह भोजन बनाने की प्रक्रिया, यह रियल नेचुरल वे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो यह ऑटोट्रॉफ सजीव है। ये दूसरा ऑर्डर है। जितने भी प्लांट्स हैं उसका मुख्य काम क्या है? भोजन बनाना। और वह भोजन अपने लिए भी और दूसरे सजीव के लिए, सारे एनिमल के लिए भी भोजन बनाने की क्रिया प्लांट करते हैं। तो एक अलग ऑर्डर हो गया। तीसरा हो गया एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में जितने तरह के एनिमल्स है, चाहे वह चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे वह बैक्टीरिया जैसा चीज़ हो, सूक्ष्म हो या विशाल हो, पक्षी हो, मछलियाँ हों, ये सब कीड़े पतंगे होंगे, ये सब एनिमल ऑर्डर है। और चौथा ऑर्डर है ह्यूमन ऑर्डर। यह ह्यूमन ऑर्डर को अदर ऑर्डर से बहुत अलग है, क्योंकि ह्यूमन में एनिमल के गुण के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, नॉलेज, जिसको हम बॉडी के अलावा मैं और स्वयं के साथ जानते हैं। ध्यान दें कि यह यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज ए स्पेशल बिकॉज इट कंटेन्स नॉलेज, बिकॉज इट कंटेन्स द सेल्फ। और यह सेल्फ ह्यूमन बीइंग के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो मानवता कहेंगे, इथिक्स कहेंगे, एटिक्विट कहेंगे, ये सब कुछ विशेष बातें। और मेरा फोकस उस शारीरिक ज़रूरत के अलावा इस नॉलेज पार्ट को, जो हम लोग देखेंगे कई शब्दों में उसके अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, उस शब्द को समझेंगे कि किस तरह से इथिकल वैल्यू को, मोरल वैल्यू को जान के इस चौथे ऑर्डर को समझेंगे। और यह विकृतियाँ हो गई हैं जो एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म, सार्वभौमता को जो चाहिए, उसमें जो बिखराव आता चला गया है, या यूँ कहें कि वह सार्वभौमिकता को बदलने की प्रक्रिया जो होती है, चेंज करने की प्रक्रिया होती है, या वो गड़बड़ाने की प्रक्रिया होती है, उसको समझ के ठीक करने की बात यह ऑगमेंटिंग कहलाएगा, उत्वर्धन कहलाएगा, जो हम देखेंगे अभी। तो हम चार ऑर्डर में ह्यूमन ऑर्डर, इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को समझेंगे क्योंकि यह इसमें बॉडी के अलावा हमारे पास बहुत तरह का चीज़ और है जो मुख्य रूप से एथिकल का पार्ट होता है। जैसा हम लोग अंतर कर लें कि ह्यूमन बीइंग में शरीर और मैं में क्या बेसिक अंतर है, आप सभी जानते हैं, हम शब्दों से कुछ जान लें। बॉडी मटेरियल्स है और मैं जो है कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस चैतन्य है। हमारे बॉडी को चाहिए भोजन और सुख सुविधा का सामान, और मैं को क्या चाहिए, स्वयं को क्या चाहिए, उसको नहीं चाहिए भोजन, नहीं चाहिए सुविधा, नहीं चाहिए एसी, नहीं चाहिए इस तरह के फिजिकल चीज़, उनको चाहिए हैप्पीनेस। ध्यान देना है, हमारे मनुष्य को, हमको एक शरीर को अलग रिक्वायरमेंट है और स्वयं का अलग रिक्वायरमेंट है। स्वयं का मुख्य रिक्वायरमेंट हैप्पीनेस है, उसको ध्यान देना है, और फिजिकल बॉडी को सुख सुविधा की ज़रूरत है। मानव में दोनों चीज़ है, और यह हैप्पीनेस को ठीक से समझने के बाद और फिजिकल फैसिलिटी को समझने के बाद ह्यूमन एथिक्स को समझा जा सकता है, ह्यूमन के एटिक्यूट को समझा सकता है। वह हमारे ह्यूमैनिटी की बात को तब समझेंगे जब हम मैं को और शरीर को ठीक ढंग से समझेंगे। उसी प्रकार से शरीर क्वांटिटेटिव है, मात्रा में है, जबकि मैं जो है, स्वयं जो है, वह भाव है या गुणात्मक है, क्वालिटेटिव गुण है उसमें। शरीर है वह फिजिको केमिकल बॉडी है, यह भौतिक रसायन वस्तु है, जबकि जो मैं जो है वह क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, सही समझ और सही भाव, वह स्वयं है। फिजिको केमिकल बॉडी हो गया और हमारे पास फिजिको केमिकल के थिंग्स बॉडी हो गए, लेकिन वह सही समझ, सही भाव, यह मैं से है। उसी प्रकार से शरीर को चाहिए क्या, खाना, चलना इत्यादि सुख सुविधा के लिए।
लेकिन मैं को क्या चाहिए? मैं को चाहिए इच्छा, विचार, आशा, कुछ करने की तमन्ना, क्रिएटिविटी। ये सब बात होती है डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, यह स्वयं का है। उसके बाद बॉडी में हमारे पास उसको पहचानना, निर्वहन करना, जो अलग बात है, बीमारी होना और उसके दवा इलाज करना, ये सब हमारे रिस्पॉन्सेज है, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान जाते हैं। और मैं को जानना, पहचानना, निर्वह करना, दोनों दो रूप है। हमारे शरीर में विकृतियाँ आएंगी, वह अलग तरह से पहचानेंगे, अलग तरह से उपयोग होगा। मैं में अगर कोई विकृतियाँ आती है तो उसके पहचानना, जानना, निर्वाह करना का तरीका अलग होगा। और हमारा फोकस ह्यूमैनिटी में ऐसा ही है, शरीर ही नहीं, स्वयं के भी हैप्पीनेस को, उसकी कंटिन्यूटी के, इसके क्वालिटी को, राइट अंडरस्टैंडिंग को, फीलिंग्स को, इच्छा को, विचार को जानना और उसको उपाय करना, यह भी एक पार्ट है। मोरालिटी जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वह एथिक क्या है आपका, मोरालिटी क्या है आपका, तो वह शरीर के साथ साथ यह स्वयं का पार्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ध्यान देना है, जब कभी भी हम इसको संवर्धन की बात करेंगे, क्वालिटी इन्हांसमेंट की बात करेंगे, तो शरीर के साथ मैं जो जुड़ा हुआ है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि यह हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो अनऑर्डर से, मटेरियलिस्टिक वस्तु से, प्लांट से और जनरल एनिमल्स के अलावा ह्यूमन बीइंग का है, यह हमारे पास बॉडी और मैं स्वयं, वह दोनों को जुड़ा हुआ पार्ट होने के लिए इसके ह्यूमैनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब आइए देखें, ह्यूमैनिटी की बात जब करते हैं तो क्या देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एम आई ए टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ? इसका आंसर मिलता है हमारे लिए यस, मैं हूँ शिक्षक। एम आई ए गुड टीचर, क्या मैं अच्छा टीचर हूँ? थोड़ा सोचते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं, जो लड़कों को पढ़ाने का चीज़ है पढ़ के पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने की क्षमता है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, हम बच्चे के रिक्वायरमेंट्स सिलेबस में पढ़ा देते हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, पास करा देते हैं, फर्स्ट डिवीजन करा देते हैं, हम गुड टीचर हैं। हमको टीचिंग में तो कोई कमी नहीं है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं, समय से कंप्लीट कर देते हैं, जो पढ़ना होता है पढ़ा देते हैं, जो ज़रूरत होता है बच्चों को पढ़ा कर डिस्कस करके समझा देते हैं। ये तो गुड टीचर हुआ। टीचर होना एक अलग बात, गुड टीचर होना, प्रोफेशनलिज्म टीचिंग होना, प्रोफेशनल की दक्षता है कि नहीं पढ़ाने में, यह गुड टीचर का निशानी है। परंतु उसके बाद एक तीसरा टर्म आता है, एम आई ए परफेक्ट टीचर। एक टीचर होना क्या चाहिए? क्या टीचिंग ही क्वालिटी है हमारे पास? एक टीचर को टीचर की व्यवस्था है, किसके अलावा और कुछ चाहिए? एम आई ए परफेक्ट टीचर, क्या मैं परफेक्ट टीचर हूँ? यह एक सोचने की बात है। हमको एक छोटी सी घटना याद आ रही है, मैं आपको जब बता दूं, जो मेरे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ था परफेक्ट टीचर को समझने के लिए। हम जब नई जब मेरी नौकरी हुई थी 1982 बैच के हमें, तो हम बिल्कुल नए थे, एमएससी पास किया था आपके जस्ट, तुरंत भाग्यशाली थे कि एक ही साल के भीतर हमको नौकरी मिल गई। और मैं बच्चा जैसा था, बच्चे में बच्चा जैसा था, हमको क्या पता था कि गुड टीचर और परफेक्ट टीचर क्या होता है। पढ़ाते थे और पढ़ाने में मज़ा आता था, लड़के लोग बड़ी मन से प्रकाश करते थे। एक बार हमारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का ओरिएंटेशन कोर्स हो रहा था। उस ओरिएंटेशन कोर्स में एक बहुत बुजुर्ग टीचर टीचर्स को ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे, और वह यही टॉपिक वो बता रहे थे कि एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है, टीचर बच्चों को क्या पढ़ाता है। तो उसको पढ़ाने के लिए, एक परफेक्ट टीचर को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताई थी। भगवान लोग एक बार बैठ के मीटिंग कर रहे थे। भगवान लोग, सृष्टि जो इस पृथ्वी को बना है, मनुष्य को बना है, मनुष्य के बॉडी और स्वयं को बना है, वो मीटिंग कर रहे थे भगवान लोग। और उसमें सारे भगवान लोग आपस में एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। उनका प्रॉब्लम ये था कि यह ह्यूमन बीइंग तो बहुत तेज हो गया है, बहुत चालाक हो गया है, बहुत ज्ञानी हो गया है, बहुत विज्ञान खोज लिया है,
अब तो हमारा भगवान का अस्तित्व अब खतरे में आने लगा है। बड़ी विचित्र बात है। भगवान लोग को यह चिंता सताने लगा कि मनुष्य बहुत विकसित कर गया है, बहुत ग्रो कर गया है और बहुत साइंटिफिक नॉलेज हो गया है। अब हमारे भगवान के अस्तित्व पर आ गया है कि अब हमारा भगवान अस्तित्व रहेगा कि नहीं। सारे भगवान बहुत चिंतित थे। सारे भगवान ने क्या किया कि अपने भगवानों के भगवान, अपने गुरु भगवान ग्रेट गॉड के पास मिलने गए और अपना प्रॉब्लम रखा कि अरे हम मनुष्य तो ऐसा हो जा रहा है कि भगवान का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। तो बड़े भगवान ने सबको कहा कि हमको कुछ समय दो, हम कुछ सोचते हैं क्या किया जा सके। उसके बाद चले गए। कुछ दिन के बाद फिर भगवान लोग आए और भगवान लोगों ने अपने बड़े भगवान से पूछा कुछ रास्ता निकाले कि नहीं, हम लोग का क्या अस्तित्व होगा। तो बड़े भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हमने कुछ कर दिया है, अब भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, भगवान जो है सोच ही रहेगा। तो सब लोग खुशी हो गए कि वाह वाह वाह, बड़े भगवान आप बहुत अच्छा कर दिए, हम लोग का अस्तित्व बचा दिए। फिर भगवान ने बोला क्या, सब भगवान ने बड़े भगवान से आपने क्या किया है, बताइए हमको। तो बड़े भगवान ने बताया कि हमने उस मनुष्य का कुछ चीज़ छुपा दिया है। तो सब भगवान ने कहा कि अरे क्या छुपाएं, कहाँ छुपाएं, मनुष्य इतना बेवकूफ़ और इंटेलिजेंट अज्ञानी नहीं रहा, वो पूरा खोज लेगा, कहीं भी रखिएगा खोज लेगा। तो बड़े भगवान ने कहा कि नहीं, हम उनकी एक ऐसी चीज़ ऐसी जगह छुपा दिए हैं कि वह खोज ही नहीं सकता है मनुष्य। तो बड़े भगवान ने कहा क्या से तुम समझे नहीं? तो नहीं बिल्कुल नहीं समझे। तो हमने मनुष्य का, ह्यूमन का, ह्यूमैनिटी छुपा दिया है और वो ह्यूमैनिटी अब छुपा दिया तो खोज लेगा। तो अरे कैसे खोज पाएगा, पूरा दुनिया खोज लेगा, उसको ह्यूमैनिटी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी उसी ह्यूमन के भीतर छुपा दिया है, ह्यूमैनिटी उस ह्यूमन के भीतर छुपा दिया है। दुनिया खोजेगा, अपने आप में नहीं खोजेगा। हमारे भीतर जो स्वयं है, जो मानवता है, वह हमारे भीतर ही है, बाहर की दुनिया में थोड़े है। जिस दिन वह सेल्फ को खोजना शुरू करेगा, मानवता समझ में आएगा। और यह एक छोटी सी कहानी जो हमने ओरिएंटेशन कोर्स से पढ़ा था, उस दिन से मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया। और हमने देखा कि ह्यूमैनिटी जो हम पूरा फिजिकल बॉडी से सोचते थे, इस चीज़ को सोचे। तब से मैं बहुत तरह की बातें पढ़ा, जाना, समझा और आज मुझे पढ़ने में और ही इसके नए अंदाज, नए आयाम दिखाई पड़े। तो हम देख रहे थे कि एक टीचर होना, नौकरी हो जाना और यह प्रोफेशनलिज्म आ जाना, यह परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन के माने ह्यूमैनिटी से भी है, बहुत तरह के चीज़ें और हैं। वह प्रोफेशनल एथिक्स से इसमें जुड़ा हुआ है। प्रोफेशन को एथिक्स से और मानवता को जोड़ के जो परफेक्शन होता है, वह एक अलग बात है। टीचर में ही नहीं, यह नैतिक मानव आचरण जो है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, सिर्फ टीचर्स के ही थोड़े हैं, स्टूडेंट्स में भी है। आप स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, परफेक्ट स्टूडेंट हैं कि नहीं, इसको सोचना है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, आप अगर कहीं टेक्नोक्रेट होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन के आप बहुत अच्छे आप जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप टेक्नोक्रेट हैं, प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर के अलावा आप अच्छे प्रोग्रामर हैं और परफेक्ट प्रोग्रामर है कि नहीं, वह हमारे पास सोचने वाली बात है। कोई किसान है, अच्छा किसान है, अच्छा किसान के साथ वह बेहतर किसान है, प्रोफेशनलिज्म किसान ही करता है। और उसमें तीसरी बात, परफेक्ट फार्मर्स है कि नहीं है। और इस प्रकार से अगर देखेंगे आप, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा मानव का कार्य जो उसमें परफेक्शन, जो नैतिक मानव आचरण जो है, उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। और यह हमारे आज के ज़माने के लिए बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट क्लास में हमारे प्रोफेसर मैम ने बड़ा अच्छा ढंग से बताया था कि यह जो टॉपिक डाला गया है, पेपर डाला गया है SAC 21,
जो ह्यूमन एथिक्स पर है, यह एथिक्स का मतलब हमारे पास ऑप्शनल है। ये इसमें आपको पढ़ के आप कोई मार्क्स नहीं बनाते हैं, लेकिन आप एमएससी करने के बाद जिस प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ पर इसके वैल्यू को समझेंगे, ह्यूमन वैल्यू को समझेंगे, ह्यूमन एथिकल चीज़ को समझेंगे, और इसीलिए कोर्स डिजाइन किया गया है। यह बात समझने के बाद कि यह परफेक्शन एक ह्यूमन बीइंग में नैतिक मानव आचरण व प्रोफेशन और हमारे पास एथिकल कॉम्बिनेशन कपल्ड होकर कैसे वह परफेक्शन में बनता है। अब आइए देखें कि सार्वभौम व्यवस्था है क्या। सार्वभौम व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा एक मनुष्य के समाज में सामाजिक विज्ञान की बात है, और इसके विषय में डिटेल हमारे जो गोपी बाबू हैं, हमारे प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर डीन साहब, वो डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेरी समझ में थोड़ी जो बात आ रही है उसको थोड़ा समझें। अगर आप देखेंगे मनुष्य में, तो समाज में सब कई ढंग से लोग खंडित हैं। परिवार में मेल फीमेल, बड़े बुजुर्ग, सबकी सोच काम करने का ढंग अलग है। सोसाइटी में कई तरह के विखंडन हैं, रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर, हमारे खान पान के आधार पर कई तरह अंतर है। यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीजन, रीजन या कई तरह की बातें, उस पर डिटेल हम नहीं भाई जाना चाह रहे थे, लेकिन खंडित है। यह पूरे समाज में, चाहे वह अमेरिका के लोग हों या पैलेस्टीनियंस हों, इजराइल का लोग हों, चाहे वह श्रीलंका के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, या भारत के लोग हों, या जापान के लोग हों, या पूरे मानव में कोई कॉमन चीज़ क्या है, वो सार्वभौमता क्या है, जिसको यह सब जगह एक जैसा इक्वलिटी में देखा जा सके। यह बात एक सोचने वाली बात है। अब जैसा मनुष्य को देखें, मनुष्य का इनेटनेस क्या है, जन्मजात स्वभाव क्या है, वास्तव में मानवता का मतलब क्या होता है, यह ह्यूमन बीइंग का अपना जो स्वभाव है उसका क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं कि नीम का पेड़ है या मैंगो का पेड़ है, तो यह नीम का पेड़ का मतलब तो उसमें आता है, उसका स्वभाव है नीम जैसा पत्ता बनाना, उसमें नीम का स्वाद लाना, नीम के चीज़ करना, उसका एक स्वभाव है। मैंगो का ट्री का मैंगोनेस जो है वह आम बनाने की प्रक्रिया उस पेड़ में है, उसकी वो आइडेंटिटी है, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो मनुष्य में जो उसका मेन इनेटनेस है, जन्मजात स्वभाव है, वह एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, जो एक्सपेक्ट करता है हर एक ह्यूमन बीइंग से। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है। जैसे हम आम के पेड़ से आम की आशा करते हैं, नीम से नीम की आशा करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से भी हमारे सब लोग ह्यूमनिटी ही एस्पेक्ट मांगते हैं, वो हमारा ओरिजिनलिटी है। और यही तो सार्वभौम व्यवस्था है हमारे पास। इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे पहचानते हैं। हमने इसमें एक लास्ट लाइन को जैसा देखें, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट which is in consonance with the universal human values। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो यह इनेटनेस है, यह जन्मजात स्वाभाविकता है, वास्तव में मानवता है, किस तरह से कपुल्ड है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में, इस सब चीज़ पर डिटेल आप लोग हमारे सर से जानेंगे, हमारे डीन साहब डिटेल में बताएंगे। इमोशनल वैल्यूज़ एंड इट्स हार्मोनी एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। इमोशनल वैल्यूज़ जो हम लोग देखेंगे, सर डिटेल बताएंगे, ये सब टर्म को जोड़ लेना चाहिए। जैसे विश्वास, फाउंडेशन वैल्यू, रेस्पेक्ट, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम। फाउंडेशन है विश्वास और कंप्लीट वैल्यू है लव, प्रेम। और यह कई स्टेप्स हैं, ये सबके प्रकार हैं। इस विज्ञान को, इस सोशल साइंस के विज्ञान को बृहत में आप और आगे पढ़ेंगे, हमको मौका मिलेगा तो हमको डिटेल में बता सकते हैं, पढ़ के पढ़ाना है हमको, या आपको सोशल साइंस के जो सर हैं वो डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। यह इमोशनल वैल्यूज़ एंड हार्मोनी एट इंडिविजुअल
एंड सोसाइटी लेवल। अब ह्यूमन ऑर्डर का, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अगर हम देखें कि क्या चीज़ संवर्धन की ज़रूरत है, ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, तो कैसे कैसे लेवल में यह किया जा सकता है। पिछले क्लास में भी जो डॉक्टर आशीष ने आपका क्लास लिया था उसमें इस पर चर्चा भी इन्होंने किया था कि यह 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, जस्टिस, प्रिजर्वेशन, एक्सचेंज। एजुकेशन का मतलब किस चीज़ का एजुकेशन? राइट लिविंग का, टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग एंड कमिटमेंट एंड प्रीपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मोनी। हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन। हेल्थ का मतलब हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे कई तरह की व्यवस्था के बारे में। संयम refers to the feeling of responsibility for nurturing, protecting and rightly utilizing the body। बॉडी को नर्चर करना, उसको प्रोटेक्ट करना और यूटिलाइज करना शरीर को, और यह हेल्थ का एक पार्ट है। व्हेन द बॉडी इज़ फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल्फ, बॉडी को संयम करके सेल्फ के नीड को पूरा करने के लिए, एंड देयर इज ए हार्मोनी अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ बॉडी इज रेफर टू हेल्थ, टू स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य, आरो गलत लिखा हुआ है और। उसके बाद प्रोडक्शन, वर्क लेबर एंड ह्यूमन डज ऑन रेस्ट ऑन ऑफ द नेचर प्रोडक्शन थिंग्स ऑब्टेन आउट ऑफ वर्क। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब काम करते हैं उससे नेचर में, प्रकृति में, और उससे जो उत्पादन होता है, निकलता है, वो प्रोडक्शन कहलाता है। हर एक ह्यूमन बीइंग का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर, आदमी का रिलेशन और आदमी के रेस्ट ऑफ नेचर, मनुष्य के अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं उसके साथ रिलेशन, उसमें एक न्याय सुरक्षा। फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस विथ इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। संवर्धन, संस्करण, संरक्षण और सदुपयोगिता, यह 3 इम्पॉर्टेंट जस्टिस पे है। उसके बाद एक्सचेंज, जो कुछ हमारे पास है, आपके पास है, उसके पास है, वो आपस में एक्सचेंज के नियम कानून जो है वह ह्यूमन ऑर्डर का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में स्कोप 10 लेवल से होता है। एक इंडिविजुअल, हम अकेला, एक हमारा फैमिली थोड़ा बड़ा, फैमिली क्लस्टर, कई परिवार मिल के जो होंगे वह क्लस्टर होंगे। उसके बाद विलेज, विलेज से बड़ा हो जाएगा विलेज क्लस्टर, विलेज क्लस्टर मिल के हमारे पास नेशन, देश, उसके बाद कई देश मिल के वर्ल्ड फैमिली। इस तरह के 10 स्टेप्स हैं स्कोप्स के यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। और इस सब के इम्प्लीकेशंस वैल्यू बेस्ड लिविंग के हमारे पास जो अवस्था है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर, यह हमारे पास 4 लेवल के इम्प्लीकेशन वैल्यू बेस्ड लिविंग को जब देखें, शॉर्ट में देखते हैं, दूसरे पार्ट पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट एंड ब्लीस इन द सेल्फ, परसेवरेंस, ब्रेवरी, generosity in living of the individual. At the level of family, mutual fulfillment in relationships, prosperity in the family, sustenance of joint families as the building block of the societal order, respect for all without differentiation on the basis of age, gender, caste, race, money, post, creed, etc. उसी प्रकार से सोसाइटी में फियरलेसनेस इन द सोसाइटी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। होलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड शॉर्ट स्टोरेज, हार्मोनी बिटवीन नेशंस, वर्ल्ड ग्रोइंग एज फैमिली, सोसाइटी लेवल पे। उसके बाद नेशन लेवल पर को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल यूनिट्स इन नेचर,
Earth getting more and more suited for sustenance of all entities on the globe, balance of seasons, proper development of material and panic units through right availability of temperature, air, water, soil and other natural resources, that is to say a universal human order. इस 4 पॉइंट को इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और नेचर लेवल पर, प्रकृति के रूप में, देश के अलावा पूरा ओवरऑल प्रकृति के रूप में, ये सब पॉइंट है जो बहुत आसानी से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल्फ में। हम लोग अभी सेकेंड पार्ट पे जाने के पहले हम 5-7 मिनट ब्रेक करते हैं और हम कुछ रिस्पॉन्स बच्चों से चाहेंगे। इस संबंध में अगर कोई क्वेश्चन होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग के पास कोई प्रश्न है अभी के क्लास के बारे में तो पहले डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्द क्लियर है सबको? कोई रिस्पॉन्स करें? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर, पूछना यह था जो जैसा परफेक्ट टीचर के बारे में बोल रहे थे, क्या परफेक्ट का कोई डिफिनेशन हो सकता है? क्या चीज़? परफेक्ट हो सकता है? परफेक्शन का डिफिनेशन, परफेक्शन का बिजनेस, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट का परफेक्ट डिफिनेशन हो सकता है, या कोई भी कोई टीचर हो या कोई परफेक्ट हो सकता है 100%? परफेक्शन का मतलब यहाँ पर यह हमारे पास सिर्फ आचरण से ही नहीं है, उसके वर्क प्रोसेस से ही नहीं है, ह्यूमैनिटी से है, एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए होल। ह्यूमैनिटी के जो जितने भी अवयव हैं वो सब उसमें बढ़ जाए तो परफेक्शन के तरफ जाएगा। माने टीचर गुड होना, प्रोफेशनल टीचर A1 होना अलग बात है, उसके साथ रिलेशनशिप बना के बढ़ना बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी PhD का एक स्टूडेंट क्वालिफाई किया, हम डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, दौड़े आया वो लड़का कि हम क्वालिफाई कर गए। सब लोग एक बार में बोला, अरे मिठाई नहीं लाए। और हमने क्या कहा, हम थोड़ा सा उससे अलग को बोले, अरे तुम क्या मिठाई लाओगे, मिठाई तो हमको खिलाना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट यहाँ आया हुआ। अब थोड़ा एटीट्यूड का अंतर देखिए। हमने वह भाव दिखाया कि हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आंख में आंसू आ गया उस लड़कों को। उस लड़के ने जानते हैं हमको क्या कहा कि सर ज़िंदगी में पिताजी के बाद आपने यह शब्द हमको इस्तेमाल किया हुआ है। यह एक छोटा सा एक ट्रेनिंग है, थोड़ा सा पढ़ने का चीज़ है ये, और यह चीज़ का निरंतर बढ़ने का चीज़ है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है सर का। हाँ, प्रणाम सर। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा बात करते हैं, क्लास ले रहे थे सर, 4 बजे हम बात करते हैं। ठीक। हाँ, क्या कर रहे थे? हाँ सर, मतलब यह कह रहे थे कि मतलब मेरे विचार से जीवन प्रांत जो है, मतलब जीवन भर में कभी भी हम यह कह सकते हैं, या नहीं कह सकते हम परफेक्ट हो गए, यानी कि परफेक्शन में हमेशा मतलब ऐसा है जो 100% नहीं हो सकता। राइट। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। परफेक्शन का कोई बाउंड्री नहीं है, परफेक्शन का कोई लिमिटेशंस नहीं है। नए चीज़ आते जाएंगे, नए समझ आता जाएगा और नए चीज़ परफेक्शन में जुड़ता चला जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत अच्छी बात। अपने हिसाब से मतलब हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो सुधार के नियम कानून बने हुए हैं सोशल साइंस में, इथिक्स में बने हुए हैं। उस इथिक्स को आप सब समझेंगे पॉइंट को, तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अरे हम यहाँ पर ये गड़बड़ा रहे हैं, हम यहाँ पर गड़बड़ा रहे हैं, और वह इथिकल्स पॉइंट जो है वह चीज़ इस चीज़ को हम लोग को समृद्धित करता है। उसी पॉइंट को तो देखना है, समझना है, करना है। चलिए, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में भी आ रहे हैं। और किसी को है प्रश्न इस तरह से? प्रश्न पूछना जरूरी है सबसे, कुछ तो समझे कि हम कुछ बोले हैं तो कुछ को समझ आया है। सबको हवा में बात लग रहा है। गुड इवनिंग। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताओ। एक क्वेश्चन था, बॉडी रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ का रिक्वायरमेंट
पर आप बोले कि दोनों डिफरेंट है, राइट। बट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होता है। एंड कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है that कि मतलब सेल्फ के हैप्पीनेस के रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी का जो रिक्वायरमेंट चीज़ है वो नेगेटिव, मतलब वो गलत पास भी तो हो सकता है सर। नहीं, तो इस सब में अब हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, सार्वभौमता को समझो। हम अगर कोई बच्चा अगर कोई पढ़ने में आनाकानी कर रहा हो, या उसको कोई चोरी छिपे कुछ काम कर रहा हो, या वो ज़बरदस्ती उसको नींद आ रही है और उसको जगा के पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारा अपना अप्रोच है बच्चों को बेहतर करने का तरीका। बच्चे अपने तरीके से वह बेहतर अच्छा को समझते हैं। एक नियम को समझो, बच्चा कभी गलत नहीं होता है। बच्चा को समझ नहीं है कि हमको पढ़ना है कि सोना है कि खेलना है, और उसकी समझ को पैदा करना पेरेंट का काम है। उसी प्रकार से जब अपने शरीर के इच्छाओं को, शरीर के ज़रूरत को आप जब देखेंगे और सामाजिक बंधन को आप देखेंगे कि अरे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तब आप इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे स्वयं को और बॉडी के डिजायर को, और तब सार्वभौमता पे आएंगे। करे अरे ये तो मेरा ज़रूरत है ही नहीं, ज़रूरत की इच्छा ही नहीं थी, इच्छा है तो ज़रूरत है, हमको ऐसा ज़रूरत है, हमको करना है, सार्वभौमिकता है। और उसको गाली नहीं देना है, उसको खराब नहीं करना है, उसको परख करके स्वयं को और मैं में और शरीर के ज़रूरत को, उसको संबंध को अलग समझना है। उसके अलावा जो सोसाइटी के नियम कानून बन गए हैं, वह नियम कानून जो बने हुए हैं मनुष्य के बेहतर के लिए, वह बेहतर करने के तरीक़ों समझना है, वह गलत है कि सही है। और जब आप इस पर गहराई से जानेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि शरीर की ज़रूरत और मैं की ज़रूरत बिल्कुल अलग अलग है, और दोनों अपने में सार्वभौमिकता के एक नियम यह पृथ्वी में, नेचर में बना हुआ है। और हम लोग उस नियम को बनाने के लिए सामाजिक कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और उस कानून को डेविएट करने के लिए। लेकिन बहुत कानून, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। आप कहते हैं कि मैं मांसाहारी हूँ, कोई कहता है शाकाहारी हूँ, कौन सही है? शरीर की ज़रूरत पर कि हमारे पास मैं की ज़रूरत पर? बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर मुख्य भोजन मांसाहारी है, बहुत ऐसे देश हैं जो शाकाहारी हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा एक एग्जाम्पल समझिए तो समझ में आ जाएगा। एक विशुद्ध शाकाहारी आदमी पहाड़ पे जाता है, वहाँ पर जाके फंस जाता है, सही घटना है ये। वहाँ पर जाके फंस जाता है और वहाँ पर वह करीब 10 दिन तक भूखे रहता है। उसके बाद उस कुछ नहीं मिलता है, फंसने पर देखता है एक मनुष्य पड़ा हुआ है, आदमी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी। पहाड़ पर बॉडी सड़ता नहीं है, कुछ नहीं था खाने का। मनुष्य ने उस मनुष्य का मांस खा के जीवन बताया और वापस आया। वहाँ पर हमारा सारा नियम कानून फेल है। वहाँ पर स्वयं को और शरीर को समझने की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। हम वह नियम के पालन कर को अगर हम जीवन न बचाएं, वह मांस नहीं खाएं, तो क्या होगा? एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। एक तीसरा टर्म आ गया वेजन, जो आप सब जानते होंगे। वह एक शाकाहारी का एक अलग रूप है जो बड़ा प्रचलित हो गया आजकल। और वो क्या है वेजन? हम वेजिटेबल्स तो खाएंगे, वेजिटेरियन तो होंगे ही, और एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं खाएंगे, दूध भी नहीं पिएंगे, मलाई भी नहीं खाएंगे, मिठाई भी नहीं खाएंगे। वह जब सिर्फ वेजिटेरियन के विशुद्ध वेज होता है, वेजन कहते हैं उसको, एक अलग प्रचलन है। और यह धीमे धीमे विकसित होगा। यह हमारा शरीर को, मैं को ठीक से समझ को अगर हार्मोनी बना के करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू। और कुछ प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ें। आप लोग यस कहेंगे तब बढ़ेंगे। सर, हाँ, जैसा कि हम लोग ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी क्या जन्मजात होते हैं या समय के साथ एक्वायर हो जाती है? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यस सर। हाँ, बता रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैंने बताया कि एक स्लाइड में हमने इस चीज़ को बताया था, आप लोगों ने गौर किया कि नहीं?
इनेटनेस, जन्म जात स्वाभाविक। ह्यूमैनिटी में कुछ स्वभाव तो बने हुए हैं जो जन्मजात हैं, और हम जब कभी भी सोसाइटी के नियम कानून लगाते हैं तो उसमें हम अंतर करना का चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे भगवान ने हमको लव दिया, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स लव का बनाया। अब मनुष्य ने क्या बनाया, उसको हमने मैरिज में कन्वर्ट कर दिया। जनरल हमारे पास एनिमल्स में मैरिज एक सेक्स प्रक्रिया है, और हमारे यहाँ क्या सोसाइटी में हमारे पास ज्ञान में इथिकल वैल्यू को उसको और सुदृढ़ करने के लिए उसके लव को हमने मैरिज में कन्वर्ट कर दिया, और यह एक विशेषता हमने चेंज किया। क्यों? हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, यह विकृतियाँ नहीं गड़बड़ा इसके लिए, और खुद समझ जाते हैं क्यों मैरिज का इतना इम्पॉर्टेंस है ये। और इस प्रकार से सारे नियम कानून को देखेंगे तो वह किस प्रकार से नेचुरल चीज़ क्या है, प्राकृतिक क्या है, सार्वभौमता क्या है, और उसमें अध्ययन करने के बाद, सोशल साइंस करने के बाद उसके रूप को हम सार्वभौमता में परिवर्तित करते हैं। यह एक अलग दुनिया है। हम समझते हैं कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। Yes, sir. चलिए ठीक है। I am Dilip Kumar sir. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू। Sir, my question is, what is enhancement? इन्हांसमेंट, Where it is in a human life? इन्हांसमेंट कहते हैं बढ़ोतरी को। इन्हांसमेंट मीन टू ऐड क्वालिटी में। जैसे कि हम में अगर गुण है, अगर कि हम लोगों के तरफ कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ बताते हैं, और यह बताने की प्रक्रिया हम अपने बताने के चीज़ों को और अध्ययन करके और चीज़ों को जानकर अगर और अच्छे तरीके से बता सकें, ज़्यादा बता सकें, तो पहले हम पढ़ाते थे सो और अब पढ़ाते हैं सो, तो वह इन्हांसमेंट हुआ, बदलाव हो गया। हमको ज़्यादा ज्ञान हुआ, ज़्यादा पढ़ाए, ज़्यादा हम समझे और पढ़ाए, और ज़्यादा लोगों के तरफ पहुँचाएँ, तो यह इन्हांसमेंट हो गया। यह इन्हांसमेंट भी प्रोसेस बड़ा ही कंटिन्यूसली है, हमेशा वो बढ़ता ही चला जाता है, और इन्हांसमेंट हम हर एक चीज़ में देखते हैं। इन्हांसमेंट मीन्स एडिंग, बढ़ने की क्रिया, कुछ बाउंड्री में बांध देने की क्रिया नहीं है। But sir, इसको ह्यूमन लाइफ में कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? अनलिमिटेड। तो जैसे जैसे हमारे पास विकास होगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे सब चीज़ में बदलाव आएगा और बढ़ता चला जाएगा। जब से मनुष्य पृथ्वी पे आया है तो शारीरिक और ज्ञान के तरफ से वृद्धि होती गई है, ज्ञान बढ़ता गया है, कई तरह तरह की चीज़ बढ़ते गए हैं। अब एक बहुत बड़ा चीज़ जो है, जो होने वाला है सैकड़ों हजारों साल में जो हो, यह मानवता यूनिफाइड हो जाए, एक आदमी दूसरे के प्रति वह प्रेरित हो जाए, दूसरे के लिए वह सामंजस्य बना सके, हार्मोनी बना सके। यह एक आने वाले समय में होगा जिसमें कहीं भी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन से परे एक मनुष्य बनेगा, और वह एक आने का समय है, एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, वो समय लगेगा आने। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोग क्लास के बाद एक डायरी बनाइए आप लोग, और इस सब चीज़ को बढ़िया से नोट कीजिए, जो पॉइंट हम लिखाए हैं, और हम इसको यह पीपीटी जो बनाए वो आप लोग को दे भी देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, समय बहुत निकला जा रहा है, 3:30 हो गया। देखो तो लगता है एक क्लास हमको लेना पड़ेगा इस पर। अब आइए पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन के बारे में जाने, जो पार्ट 2 है। पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली का मतलब समझें। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? फ्रेंडली डिस्क्राइब्स पीपल हु आर काइंड, केयरिंग एंड मेक यू फील कंफर्टेबल। पीपल जो काइंड हो, केयरिंग हो और आपको आराम दे, कंफर्टेबल बनाए, वो फ्रेंडली होता है। यू माइट बी न्यू टू टाउन बट द पीपल आर सो फ्रेंडली। नए शहर में अगर कोई जाते हैं, हो सकता है शहर बिल्कुल नया हो, लेकिन वहाँ के लोग हो सकता है बड़ी फ्रेंडली हैं, बड़ा काइंड है, बड़ा केयरिंग है, तो
तो आप समझ में आ जाएगा कि वो काइंडली और केयरिंग मतलब किस तरह के लोग हैं, वहाँ के लोग फ्रेंडली है। आप समझिए कि हम घर में आ गए हैं। आप अगर मान लीजिए चले गए सिंगापुर में मान लीजिए कि लोग बड़ा ही फ्रेंडली है, मिस तुरंत आपको स्वागत करेंगे, बैठाएंगे, करेंगे, तो वह केयरिंग फ्रेंडली एक मैकेनिज्म है। द नाउन फ्रेंड इज एट द रूट ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेंडली। व्हेन यू आर फ्रेंडली यू ट्रीट एवरीवन लाइक ए फ्रेंड विथ वार्मथ एंड रिस्पेक्ट। पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आर वी लॉयल टू नेचर? मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रकृति के प्रति मैं लॉयल हूँ? हमने हिंदी में इसको लिखे हैं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के तर्क संगत उपयोग के बारे में जानने की ज़रूरत है। हम प्रकृति के सहायता से उन्नति करते हैं और क्या प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करना निष्ठावान है? प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन बदले में हमने पर्यावरण को इस तरह प्रदूषित किया कि वह अपने स्थिति पर फिर से हासिल नहीं कर सका। इसे फिर से अपने स्वरूप में लाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। नेचर जो जिसमें हम रहते हैं, हमारे उस प्रकृति में सारे रिसोर्सेज हैं, जितना भी चीज़ हमको चाहिए इस प्रकृति में है, और उसको हम उपयोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और नेचर को हम इतना थैंकफुल हैं कि हमारे जीवन के सारे चीज़ के लिए व्यवस्था इस प्रकृति ने करके रखा हुआ है। लेकिन हम इस प्रकृति में कितना लॉयल हैं? हम जो कुछ प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति हम डिस्ट्रॉय करते हैं, पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उसको फिर वापस करना बड़ा भारी काम है। आप देखेंगे पॉल्यूशन के लेवल किस किस तरह के मनुष्य के एक्टिविटी से प्रदूषित होता चला गया है, और उसको प्रकृति अपने से वापस नहीं ला पा रही है। हमारा मुख्य रोल होता है प्रकृति को उस वास्तविक व्यवस्था में जो पहले जैसा था, जो अनपॉल्यूटेड था, हमारे कारण जो अनपॉल्यूटेड हुआ, उसको कैसे लाएं, इसकी एक बात हमको सोचना है। मीन्स हमारे एक्टिविटी से जिस प्रकृति के भीतर हम रहते हैं वह लॉयल है कि नहीं है, उसको कैसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमें पर्यावरण क्षरण में मूल कारण का पता लगाने और उसको समाधान करने की आवश्यकता है। पर्यावरण क्षरण का मतलब है पर्यावरण लॉस, पॉल्यूशन के कारण जो पर्यावरण जो है खराब होता चल रहा है, उसके मूल कारण को पता करना और उसके समाधान करने की आवश्यकता हम पे है। यह चीज़ आज का नहीं है, यह पिछले कुछ दशकों से इस पर बहुत ही 1990s के बाद इस पर बहुत अध्ययन हुआ है, और बहुत कार्य भी हुए हैं, और बहुत अध्ययन करके पॉल्यूशन के रेट को कम किया गया है। लेकिन यह हमारे पास ज़रूरी है। हमें पर्यावरण की स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए। पर्यावरण विवेक उत्पादन में बढ़ती भूमिका निभा रहा है, निर्माण प्रक्रिया का विकसित करने और नियंत्रित करने की योजना बना रहा है, और प्रौद्योगिकी को उच्च उत्पादकता के लक्ष्य का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि संसाधन और ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता का ही जवाब देना चाहिए। नई नीतियों के निर्माण और संबंधित अधिकारियों को आर्थिक गतिविधि और पारिस्थितिक परिणाम के बीच संबंधों को देखना चाहिए। जो डेवलपमेंट विकास की चीज़ है और उस चीज़ को हम किस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, यह हमारे पास रूट कॉज को निकालना, उसको समाधान करने की प्रक्रिया हमारा एक दायित्व है। अब आइए दूसरा एस्पेक्ट्स को देखें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि 5 जो मूल कैरेक्टर हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का, उसमें एक प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम प्रोडक्शन हमारा मूल स्वभाव है, और उस प्रोडक्शन में नेचर को संबंध में रखते हुए हम सारा प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन हमारा वह इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली हो, इसको ठीक से करने के लिए हमको क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए उसको थोड़ा समझें। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको एक हम पढ़ते हैं, इससे मीनिंग क्लियर होगा। इसमें टर्म है एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा है पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसके मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, तरीका निकालना है कैसे प्रोडक्शन होगा। उसके बाद उस प्लानिंग के आधार पर ऑर्गेनाइजिंग करने की आवश्यकता है, व्यवस्था करने की ज़रूरत है। उसके बाद उस कार्य को करने के लिए डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उसकी ऑर्गेनाइज करके उसके डायरेक्शन करके और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, यह पूरा प्रक्रिया कराएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब सेकेंड टर्म है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? Environmentally friendly production management is the manufacturing product with minimum exploitation of non-renewable resources and conserving natural resources. इको फ्रेंडली प्रोडक्शन का मुख्य रूप जो है वह एक है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप सभी जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम एक्सप्लॉइट करें, कम से कम उपयोग में लाएं, उसको कंजर्व करें नेचुरल रिसोर्सेज में, वह इको फ्रेंडली का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसी प्रकार से पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब हो गया मेकिंग प्रोडक्शन अवेलेबल लोकली एंड पार्टिसिपेटिंग फॉर द रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। लोकल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं उसको, और हमारे पास इसका यूजेज जो रेशनल हो, यह हमारे पास तीन पार्ट को समझ लें। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन मैनेजमेंट। To understand, to know about the concept of reduce, reuse, recycle of non-biodegradable waste, to understand the method to reduce the carbon emission in the ecosystem and increase green economics, to enhance the public participation in making aware about the problem and its possible solution, to make the product eco-friendly with nature and which is easy to recycle. हमको यह चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तीन टर्म है, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकिल। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में और अभी और आपको एक क्लास में इसके बारे में और बताया जाएगा, हम थोड़ा हिंट कर देंगे। उसके बाद है to understand the methods to reduce the carbon emission in the ecosystem and increase green economics. आप जानते हैं कार्बन इमिशन, कार्बन जो निकलता है कई तरीके से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से या कई तरीके से, उसको कैसे रिड्यूस करना है। और इकोसिस्टम आप जानते हैं वर्ड, इकोसिस्टम कहते हैं प्रकृति की वह व्यवस्था जिसमें सजीव और निर्जीव, या यूँ कहें कि प्लांट्स, एनिमल्स और फिजिकल मटेरियल आपस में जुड़ के एक व्यवस्था बना लेता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। प्रकृति में जो सजीव और निर्जीव का आपस में व्यवस्था करके एक सिस्टम बन गया, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और वह कार्बन इमिशन में इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है। उसके बाद इंक्रीज ग्रीन इकोनॉमिक्स, एक टर्म है ग्रीन इकोनॉमिक्स, अभी हम बताएंगे ग्रीन इकोनॉमिक्स होता क्या है। उसके बाद टू इन्हांस द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन मेकिंग अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन। और हमारे पास जो समझ आ जाए तो इसको लोगों को समझाना, अवेयर करना इस चीज़ को। उसके बाद टू मेक द प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, और जो प्रोडक्शन होगा वह इको फ्रेंडली होगा। ये सब कुछ चीज़ को देखें जा सा डिटेल में। करना क्या है हमको, ये सब बेसिक प्रिंसिपल को कैसे हम करेंगे। Being eco-friendly is becoming more and more important. Eco-friendly does not only mean that you must not have to pollute the environment. It also means that you should use the resources in good manner. Eco-friendly का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वातावरण को हम pollute करते हैं, इसका मतलब ये भी है eco-friendly का मतलब कि हम रिसोर्सेज को गुड मैनर में इस्तेमाल करते हैं। जो संसाधन प्रकृति में है वह संसाधन वो यूज़ करके ख़त्म हो रहा है, उसको प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं है, और मिनिमम यूज़ हो रहा है कि नहीं। पॉल्यूशन लेवल घटाने के लिए जो संसाधन की उपयोगिता है वह प्रॉपरली है कि नहीं, गुड मैनर में है कि नहीं।
It actually means that being eco-friendly goes far beyond just turning off light when you leave the room or separating your garbages for recycling purpose. It is the ability of the person to change the purpose of living. अब हमारे पास इको फ्रेंडली का मतलब, अगर हम घर से निकलते हैं बाहर और अगर हम बत्ती को ऑफ नहीं करते हैं, पंखा बंद नहीं करते हैं, एसी को छोड़ के चले जाते हैं, देन हम इको फ्रेंडली नहीं हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि जब हम घर से निकलें तो हम बत्ती बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, बिना मतलब के जले हुए चीज़ को बुझा दें, बंद कर दें, क्योंकि वो सीधा वातावरण असर करता है। और हमारे पास इस एबिलिटी को लिविंग में हम इनकॉर्पोरेट करना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यूजिंग द एट्रीब्यूट्स वी कैन एग्जामिन हाउ द टेक इनोवेटर are using the latest environment science and green chemistry to reduce the harmful impact of the human activity on the earth। इस पृथ्वी पर जो हमारे इंडस्ट्री हैं वो इको फ्रेंडली है कि नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो विषय हैं वह इस विषय को जोड़ के टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। और ग्रीन केमिस्ट्री वैसे केमिस्ट्री को कहते हैं जो रसायन के उपयोग से प्राकृतिक रसायन, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर नेचर में ही सब उसके प्रोडक्शन किया जाता है। वह मनुष्य के एक्टिविटी से वातावरण कम से कम उपयोग होता है। ग्रीन केमिस्ट्री एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल उभरा है कुछ दिनों से। सम मोर इम्पॉर्टेंस कैन बी फोकसिंग ऑन एफॉरेस्टेशन, जंगल को कम से कम कटाई हो। फोकसिंग ऑन ग्रीन व्हीकल कहते हैं वैसे व्हीकल, वैसे वाहन जो ग्रीन हो, पेट्रोल डीजल से न चल के वह बैटरी से चले, सोलर सेल से चले, या वैसे डीजल से चले जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन नहीं निकलता हो, मिनिमम निकलता हो, वह ग्रीन व्हीकल्स कहलाते हैं। उसके बाद हम ऐसा सामान उपयोग करें जो एनर्जी इफ़िशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो एनर्जी कितना वो उपयोग करता है, कितना हमारे लिए वह कंज्यूम करता है बिजली, उसके लिए एक मानक होता है। आप अब देखे होंगे कि कई तरह के इंस्ट्रूमेंट में स्टार मार्किंग होता है। जैसे आप गए मार्केट में एसी खरीदने के लिए या आप गीज़र खरीदने के लिए, तो आप देखेंगे स्टार मार्किंग होगा। वह स्टार मार्किंग बताता है कि यह एनर्जी इफ़िशिएंट कितना है। एक स्टार है तो वह जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत बिजली खपत करता है, जितना बिजली खपत करता है उतना उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अगर 5 स्टार का मतलब है तो जितना वह बिजली खपत करता है वह इंस्ट्रूमेंट उतना वह फ़ायदा देता है। तो वह हमारे पास एनर्जी इफ़िशिएंट प्रोडक्ट के लिए मानक बन गए हैं और हमारे पास कई तरह की व्यवस्था बन गई है मैनेजमेंट में कि यह हर एक इंस्ट्रूमेंट पर यह एनर्जी इफ़िशिएंसी बनता है। उसके बाद बाय यूजिंग लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स, हम कुछ भी सामान इस्तेमाल करते हैं तो वह लोकल में बने हुए चीज़ को प्राथमिकता दें, और वह लोकल चीज़ बने हुए प्राथमिकता जो है वातावरण को बड़ा ही अच्छा उपयोग करता है। क्यों? अगर कोई हम ऐसा इंडस्ट्री जो पूरे दुनिया के लिए बनाते हों तो वह हमारे पास रिसोर्सेज को, वातावरण के रिसोर्सेज को बहुत कंज्यूम करता है, उसकी उपयोगिता घटा देता है। जबकि हम लोकल लेवल पे कुछ काम करते हैं तो उसकी बात अलग हो जाती है, उसका यूज होता है, ग्रीन इवोल्यूशन में काम आता है। उसके बाद एक और हम इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग हेल्पिंग हैंड्स टू कम्बैट पॉल्यूशन। हम वैसे संस्था से, वैसे कार्ड से जुड़ें जो हम पॉल्यूशन को कम कर सकें। जैसे भारत का स्वच्छ भारत अभियान, उससे जुड़कर स्वच्छ भारत अभियान से पॉल्यूशन को भी बहुत कम कर सकते हैं। इसका हमने एक लेक्चर बड़ा अच्छा से बनाया था कि कैसे कैसे स्वच्छ भारत अभियान से या पॉल्यूशन को कम करने की प्रक्रिया कहाँ से है। अब आइए मैनेजमेंट पे। जब कभी भी हम कोई मैनेजमेंट करते हैं किसी इको फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली प्रोडक्ट का, तो उस मैनेजमेंट में करने के पहले एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। ये मैनेजमेंट टूल है। ये किसी चीज़ को काम करने के लिए, कोई भी नया चीज़ आप कहीं इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई नया चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको एनालिसिस करने के लिए
स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, SWOT। SWOT का फुल फॉर्म है, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, वीकनेस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट। यह क्या चीज़ है? कोई भी अगर प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे तो प्रोडक्शन यूनिट बनाने के पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं। हम उस प्रोडक्शन यूनिट देखते हैं कि इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, क्यों हम ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्यों ये कार्य कर रहे हैं। यह काम करने के लिए हमारा पहला चीज़ उद्देश्य होता है स्वॉट एनालिसिस का, कि स्ट्रेंथ क्या है, हमारा ताकत क्या है इसको काम करने के लिए। जैसे कि से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वी हैव टर्न्स ऑफ वेस्ट टू रिसाइकिल एंड रिड्यूस। हमारे पास बहुत ही वेस्ट पड़ा हुआ है, बेकार चीज़ पड़ा हुआ है, उसको कैसे हम रिसाइकिल करें, कैसे इसको हम कम करें, यह मेरा एक स्ट्रेंथ है। सेकेंड स्ट्रेंथ मेरा है, वी कैन कन्वर्ट दैट वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी इफिशिएंटली। जो वेस्ट है उसको, जो बेकार चीज़ है उसको फिर हम ग्रीन एनर्जी में इफिशिएंटली इस्तेमाल करें, यह मेरा स्ट्रेंथ है। हमारा वीकनेस क्या है इस इंडस्ट्री के लिए? वी डोंट हैव द बजट टू कन्वर्ट द वेस्ट बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। पैसा नहीं है इस काम करने के लिए, एक वीकनेस है मेरा। दूसरा है, पीपल्स अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड एंड पीपल शुड बी पार्टिसिपेटेड ऑन दैट। हमारे पास पब्लिक भी अवेयर नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसको उतना समझ नहीं है और उसको पार्टिसिपेट करने में मुश्किल होगी। तीसरा कमजोरी है हमारे पास, इट नीड्स हाईली एडवांस इंडस्ट्रियल पार्ट्स, और हमको इस करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी और सामान की आवश्यकता है। स्ट्रेंथ हमारा, वीकनेस, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी। यह सिर्फ एक चीज़ के लिए, हर एक जगह कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी नया सेटअप करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तीसरा अपॉर्चुनिटी, इससे हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कैन फंड ऑन सेफर एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हमको पैसा दे सकता है। मीडिया कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर अवेयरनेस, मीडिया के सहारे इसकी हम अवेयरनेस दे सकते हैं। एंड तीसरा अपॉर्चुनिटी है, वी कैन स्टॉप टू मैन्युफैक्चर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैन्युफैक्चर को रोक सकते हैं, यह मेरा अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या है इंडस्ट्री का? जो क्या किस चीज़ से डर है? दो इट इज़ इफिशिएंट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। यह ज़रा निश्चित रूप से इफिशिएंट है लेकिन करने में बहुत समय लगेगा। हमको डर और क्या है? वी हैव स्टॉप दैट ऑल थिंग्स दैट मेक्स इन्वायरमेंट टू पॉल्यूट, और सारी चीज़ को स्टॉप करना यह बड़ा ही कठिन कार्य है। तो जब कभी कोई सेटअप करते हैं किसी चीज़ का, इंडस्ट्री नहीं, किसी तरह की कोई संस्था, किसी व्यवस्था होती है, तो एनालिसिस करने के तरीके स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इट्स मार्केटिंग, process of selling products and service based on the environmental benefits. Such products such as stopping the production of toxic material or ozone depleting substance. टॉक्सिक मटेरियल जो हार्मफुल है, जो बीमारी पैदा करता हो, जीवन को मारता हो, वह मटेरियल बनाना। ओजोन डिप्लीशन, आप जानते हैं पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे टॉप मोस्ट पर एक ओजोन लेयर है। वह ओजोन लेयर ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन के एक ओजोन लेयर्स के कवर किए हुए है पृथ्वी को। वह ओजोन लेयर जो है वह बाहर से जो सूरज की रोशनी जो आती है, उस सूरज की रोशनी में एक महत्वपूर्ण लाइट होता है, यूवी लाइट, और बड़ा ही हार्मफुल होता है पूरे जीवन के लिए। और यह ओजोन लेयर जो है उसको 80% 90% यूवी लाइट को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है। और पृथ्वी को, वातावरण को बनाने के लिए ओजोन लेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वह जो ओजोन लेयर है, O3 है, पृथ्वी के वातावरण सबसे ऊपर वाले लेयर में, वह धीमे धीमे डिप्लीट हो रहा है, घट रहा है, कहीं उसकी छेद जैसा हो रहा है। वहाँ पर यूवी लाइट बहुत आसानी से पृथ्वी पर चला आता है। वह ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? ओजोन डिप्लीशन होता है हमारे कई तरह के, हमारे ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे कार्यकलाप से जिसमें वहाँ पर ओजोन लेयर थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे
हमारे पास व्हीकल से जो निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह की चीज़, एसी से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो सब चीज़, इंडस्ट्री से कई ऐसे चीज़ निकलते हैं जो ऊपर जाके वातावरण में ओजोन की लेयर को कम करते हैं, हल्का करते हैं, पतला करते हैं। वह वैसे चीज़ को समझना। उसके बाद बीइंग मेड फ्रॉम रिन्यूएबल मटेरियल, जो हमारे पास रिन्यूएबल मटेरियल है उससे सामान उपयोग करना। नन मेकिंग यूज ऑफ एक्सेसिव नन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जो नन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उसको कम से कम यूज़ करना, नहीं करना। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज: ग्रोसर्स दैट एडवर्टाइज ऑर्गेनिक फूड, green vehicle, clean diesel, electric car, use of solar energy in vehicle, restaurant focusing on local available meats and food stuff. Using media we can introduce the people about the green product. इस बार ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इट्स मार्केटिंग, जो क्या फ़ायदे हैं सोच समझें। what are the scopes? It can be used for studying the present situation of environment, linking with future, balancing the ecosystem in waste manner, increase the green economics and surplus it, can use the local resources maximally, costing of good become cheaper। और कहने का मतलब यहाँ पर है क्या कि प्रेजेंट सिचुएशन में इन्वायरमेंट को देखते हुए फ्यूचर को अध्ययन करते हुए उपयोग करना, इकोसिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक से देख के यह बैलेंस बनाना, ग्रीन इकोनॉमिक्स को बनाना। ग्रीन इकोनॉमिक्स ने बताया जो पॉल्यूशन फ्री करता हो, नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, नॉन डिग्रेडेबल चीज़ नहीं इस्तेमाल होते हैं, उसको बढ़ाना, लोकल रिसोर्सेज पर मैक्सिमम ध्यान देना और सामान को चीपर करना लोकल प्रोडक्ट के आधार पर। यह हमारा स्कोप है। इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। जो 3 टर्म बताए थे, रीयूज, यह आपको एक नज़रिया से देखिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। कौन जो नॉन डिग्रेडेबल सामान है उसको हम दोबारा उपयोग कैसे करें, किसकी जगह पे करें, सब यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। इसकी जो नॉन डिग्रेडेबल सामान है उसको हम रिड्यूस कैसे करें, कम से कम उपयोग कैसे करें। उसके बाद नॉन डिग्रेडेबल सामान को हम दोबारा फिर उपयोग में कैसे लाएं। यह 3 टर्म है, रीयूज, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रिसाइकिल। यह तीनों टर्म के यहाँ पर हैं। एक बार देखेंगे आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। और इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो कई सक्सेसफुली चले हैं, जो चल रहे हैं, उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं। लिज्जत पापड़, सब जानते हैं लिज्जत पापड़ के बारे में। उसकी अगर इंडस्ट्री को देखेंगे तो किस प्रकार से लोकल व्यक्ति, लोकल रिसोर्सेज, लोकल मैकेनिज्म से और तो और उसकी व्यवस्था, मालिक और दोस्त, मालिक और नौकर के बीच की व्यवस्था, ह्यूमैनिटी के आधार पर जो यह प्रोडक्शन पूरा इंडिया भर में चलता है। लिज्जत पापड़ बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली प्रोजेक्ट का। उसके बाद इको फ्रेंडली लो इमिशन डीजल, जो नया डीजल आया है जो SV4 के नाम से जाना जाता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्रोडक्ट बहुत कम से कम निकालता है। यह भी एक हमारे पास इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार जो बिजली चलता हो, नहीं चलता हो पेट्रोल और डीजल से, बैटरी से चार्ज करके वो चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक कार। हाइड्रोजन कार जो बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सक्सेस नहीं हुआ है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उस हाइड्रोजन को निकाल कर उसको जला के चलने की क्रिया। हाइड्रोजन जब जलता है तो कोई भी प्रदूषण नहीं करता है। उसके बाद कंपोस्टिंग, कंपोस्ट खाद आप जानते हैं, यह भी यहाँ पास इको फ्रेंडली है। कंप्लीट 100% वह इको फ्रेंडली है। उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल कहते हैं समुद्र के किनारे जो टाइड्स आते हैं उसको जाने में जो धक्का लगता है, आने में जो खिंचाव होता है, उसको एनर्जी पकड़ के बिजली पैदा करना। जियोथर्मल एनर्जी,
पृथ्वी पर अलग अलग पर गर्मी अलग अलग है, कहीं ठंडा है गर्म है, इस दोनों गर्म ठंडा के अंतर से भी निकाल के एनर्जी निकाला जा सकता है। उसके बाद बायोफ्यूल्स, बायोमास, बायोफ्यूल्स कहते हैं जो फ्यूल्स हमारे डीजल और पेट्रोल है, इसके जगह पर कई तरह के हमारे पास प्लांट के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, यहाँ तक कि कुछ अलगी है उसके द्वारा भी फ्यूल्स बनने लगे हैं, और वो फ्यूल्स जो है ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं। बायोमास लकड़ी जलावन इत्यादि को होते हैं। उसके बाद सोलर पावर जनरेशन एट होम, घर में हम प्राकृतिक का सूरज की रोशनी लेकर बिजली पैदा करना, यह सब इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप नाम आप गिना सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं कौन कौन सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद इस पर हम लोग भी नहीं आएंगे। ये तो 2 टर्म जो है एडवांस लेवल का है। हमने आपके क्लास के लिए जो तैयारी किया था, इंटरनेट से डेटा लिया था। इंटरनेट से कई तरह की चीज़ें हैं जो टेक्स्ट और फोटो पिक्चर वो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, और यह रेफरेंसेस हमने इस स्लाइड में लास्ट में डाल दिया है। अगर आप गौर किए होंगे तो हम फर्स्ट स्लाइड में एक चीज़ लिखे हुए थे। कोई व्यक्ति जैसा इस फर्स्ट स्लाइड का नीचे वाला लाइन पढ़ के सुना दे, कोई एक स्टूडेंट पढ़ के सुना दे। दिखाई पड़ रहा है सबको फर्स्ट स्लाइड? सर क्लियर नहीं है सर। किसी को नहीं आ रहा है? Characteristics of people friendly and eco-friendly production. और नीचे मुझे तो क्लियर है। अच्छा रुको, अब देखिए तो सर वैसे फोटोज एंड सीन्स लिखा हुआ है सर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, नीचे कट रहा हो आप लोग को। हमने लिखा हुआ डिस्क्लेमर, सीन्स हम पढ़ रहे हैं। हाँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। हम मेरा जो जितना भी चीज़ हम बताएं हैं इसमें, इस चीज़ें अपना अध्ययन करने के बाद बहुत सारा फ़ोटो, बहुत तरह का टेक्स्ट हमने इंटरनेट से लिया है। और इंटरनेट से जब कोई चीज़ हम लेते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं किताब में या लेख में कहीं पर, तो यह एक चोरी कहलाता है कि आपने दूसरा चीज़ को किताब से कट पेस्ट करके डाल दिया हुआ है। हम यहाँ पर डिस्क्लेमर करते हैं, घोषणा करते हैं कि हमने इंटरनेट से कुछ वस्तु लिए हुए हैं, इंटरनेट से उस जगह से लिए हैं जहाँ पब्लिक डोमेन के लिए रखा हुआ है, सब के लिए रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ से हमने लिया है सबको एक्नॉलेज किया हुआ है। जब कभी भी आप कोई लेख लिखते हैं कट पेस्ट करके, तो ज़रूर से इस बात को लिख दीजिए कि हमने यह बातें यहाँ से लिया है और उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में लिख दिया, क्योंकि यह मेरा बहुत सारा मैटर यहाँ जो आपके सामने रखे हैं वह इंटरनेट से लिया हुआ चीज़ है, किसी कोई किताब पर नहीं है, व्यवस्थित किताब भी नहीं अवेलेबल है अभी, जिसके कारण हमको कुछ अध्ययन करके पिछले 5-7 दिन में मैटर को ला के आपके सामने रखा है। और हमने जो आज जो आप लोग को बताया वह 2 पार्ट में, जो ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, इसके बेसिक जानकारी आप लोग को हो गया। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब क्या है और वह किस प्रकार से बॉडी और स्वयं के लिए किस किस तरह से कानून बने हुए हैं, और बाद में आपने देखा किस प्रकार से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन किसको कहते हैं, कितने तरह के एग्जाम्पल हैं, क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, और पीपल फ्रेंडली का मतलब क्या है, यह आपको समझ में आ गया होगा। 5-7 मिनट समय देते हैं आप लोग को, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोल। कौन स्लाइड? सर आपकी सेकंड क्लास कब हो? देखते हैं। रूटीन तो मिल गया है ना आप लोग को ना? रूटीन नहीं मिला आप लोग को पूरा? नहीं सर। अच्छा, आप लोग को हम मेल कर देंगे आज मैं पूरा जो क्लासेज है सर डिटेल मेल कर देंगे, उस मेल का आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्लास सर का है, गोपी बाबू का क्लास है, डीन साहब का, वो क्लास नेक्स्ट क्लास लेंगे वो कल ही है शायद।
हाँ, ऑफिशियल बुक भी लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं? हाँ, बुक लिखे हुए हैं, रिसाइक्लिंग, अच्छा आप लोग नहीं पढ़े इसके बारे में, ठीक है, हमको लगा कि आप जानते हैं। रीयूज, जी सर, ये सब ऑफिसर में बुक भी लिखे हैं सर। रीयूज लिखे हैं, दूसरा रिड्यूस लिखे हैं। रिड्यूस, रीयूज का मतलब हो गया दोबारा उपयोग करना, और रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग करना, ठीक है ना? कम जी। हाँ, लगता है आप लोग इस पर नहीं पढ़े हैं, लगता है हमको लगा कि आप जानते हैं सब चीज़। पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, ये ऑफिसर भी लिखे हुए हैं बुक। अच्छा अच्छा, अभी हम ये पूरा स्लाइड आप लोग को मेल कर देंगे, आज ही हम दोनों चीज़ मेल कर देंगे, डॉक्यूमेंट चला जाएगा, ये मैटर भी और प्रोग्राम भी, और आप उसको दोनों को मिल जाएंगे। किसी किसी को नहीं मिले तो अपने दोस्त सबको भी आप व्हाट्सएप पे वो ट्रांसफ़र कर दिएगा, दोनों चीज़, क्लास रूटीन भी और आज का जो क्लास हुआ है उसका डिटेल पेपर हम दे देंगे, ठीक है? चलिए, आप लोग का कमेंट चाहिए जहाँ, हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या कोई प्रोडक्शंस कंपनी है, उनको हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बहुत इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर? गवर्नमेंट तो बहुत तरह का रूल्स रेगुलेशन बनाए हुई है, लेकिन आप में दो बात करना है। पहले वह चीज़ फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, पॉल्यूशन को में असर करता है, और उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। पहला बात, कौन कौन असर करते हैं। दूसरा, ये असर किस लेवल का करते हैं, क्या वह हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी को लेते हैं, या उसका उस इंडस्ट्री के जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो यूज़ करने का जो बच जाता है, वह कैसा बनता है, क्या बनता है। पहला तो इसको कारण को खोजना है, कारण खोजने के बाद उसका मिनिमम यूज़ करके रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है वह बता देना है, और ये सब करने के बाद उस इंडस्ट्री में बदलाव लाने की आवश्यकता है। या अगर बदलाव लाया जा सके और इंडस्ट्री चले, और नहीं बदलाव नहीं लाया सके या बहुत हार्मफुल है तो वह इंडस्ट्री को बंद भी किया जा सकता है। ये बहुत तरह का चीज़ है, पहले तो स्टडी करके पता करना है कौन कौन फैक्टर है, कहाँ का असर करता है, कैसे रिड्यूस किया जा सके, कैसे वह कम किया जा सके। और अगर जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे केमिकल्स निकालते हैं, बहुत हार्मफुल केमिकल्स वो निकलता है नाला से, लेकिन उसको फिर अभी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के, ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रीमेडिफिकेशन मैकेनिज़्म आ गए हैं, रिसाइकिल करके उसके पानी को फिर वो सबको तोड़ को ठीक कर देते हैं, अच्छा पानी निकल जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है उसको। तो वह चीज़ को खोज हो रही है, और पता करके उपयोग करने की प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कोई है प्रश्न? जी सर, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जी सर, बोले ये प्रश्न है, क्या तकनीक मानवता की मदद करती है? अगर करती है तो कैसे, कोई एक एग्जाम्पल देकर कर समझा दीजिए। ठीक है, कौन एग्जाम्पल दें आप लोग को तकनीकी से? पहला बात यह है कि हर एक तकनीकी जो है हार्मफुल नहीं होता है, 100% नहीं है। कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एक इंडस्ट्री ले लीजिए, एक ले लेते हैं ये इंडस्ट्री, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब क्या हो गया? कोयले से बिजली पैदा करना, ठीक है, यह टेक्निकल डेवलप हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो कोयला का जो कंजम्पशन है वो नॉन रिन्यूएबल है, वह एक हार्मफुल है। दूसरा, जब बिजली पैदा होता है तो कोयला जलने के बाद जो राख निकलता है वह बहुत हार्मफुल करता है, वहाँ के जहाँ बैठ लगते हैं वो पावर स्टेशन, वहाँ का पूरा वो खेत खराब कर देता है। यह दो हार्मफुल इम्पैक्ट है, और उस इम्पैक्ट को मिनिमम नहीं किया, हटाया नहीं जा सकता है। यह एक तकनीकी है। बहुत सारे तकनीकी है जो दूसरे तरह का भी असर करता है, बहुत सारे, जैसे एक रंग का फैक्ट्री है, रंग बनाता है। रंग बनाने के क्रम में जो तरह तरह के पेंट्स बनते हैं, तो पेंट्स बनने में जो उसका जो बाई प्रोडक्ट है
वह बहुत ही ख़राब होता है। जब वह पानी में डाला जाता है तो पानी के कारण बहुत तरह के मछलियाँ और कई तरह के जीव जंतु मरने लगते हैं। अब उसको यह तकनीकी डेवलप कर गया और हार्मफुल करने लगा वो। बाद में पेंट इंडस्ट्री तो अब बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप कर गया है कि बाई प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर लिया जाता है। ये सब एक नहीं, कई उदाहरण है ये पर। कोई भी आप गौर से खुद किसी इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये किस तरह से प्रकृति को ये हार्म करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। और खुद आप सोच के अगर ध्यान से देखेंगे तो उस रास्ता भी आप खोज पाएंगे। और कुछ है प्रश्न? चलिए ठीक है, हम अब क्लास बंद करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ध्यान से सुना है, ध्यान से आप लोगों ने पीसफुली सुना है। मुझे विश्वास है आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, चले गए क्या? सामने में है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ, जी जी। आप बच्चों आपको हम बतला दें कि सर का व्याख्यान हुआ है, जरा ध्यान से सुन लें। 2 मिनट हमारी आवाज पहुंच रही है? यस सर, यस सर, जी सर। का जो व्याख्यान हुआ है वो 3 बिंदु पर आधारित। ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन के अंतर्गत हम जो अपने जागत की कहानी का वो यह बतला है उनको आपको ह्यूमैनिटी से जुड़ना है। फर्स्ट इज दैट हम लोग ह्यूमन हैं लेकिन ह्यूमैनिटी गैप है। उस ह्यूमैनिटी को बनाना है, सर का ये करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनकी थी पीपल फ्रेंडली में हम आप पीपल पर्सन बने।